की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आदरणीय अखिलेश जी और राहुल गांधी जी जिन मुद्दों को लेकर, जिस इरादे को लेकर और जिस संकल्प को लेकर को देखते हुए देश के जितने भी शीर्ष राजनीतिक दल हैं, सभी दलों ने एकत्रित होकर जो गठबंधन बनाया, उस गठबंधन में देश के 34 से ज़्यादा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, छोटे बड़े दल मिलाकर करीब 34 दलों का यह संगठन, ये समझिए ये गठबंधन की परिस्थितियों में बना, ये आप सब भली भांति जानते हैं। देश में आमतौर पर लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग हर वर्ष चुनाव में भाग लेते हैं और अपनी चुनी हुई सरकार के माध्यम से 5 वर्ष उसकी जिम्मेदारी होगी इस देश का विकास, इस देश की भलाई, इस देश का भाईचारा, इस देश की प्रगति और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए कार्य है। पिछले 10 वर्षों में 2014 और 2019 में आप हमने सबने देखा कि माननीय मोदी जी मात्र इस देश के 34% मत पाकर इस देश के प्रधानमंत्री। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश के 66% लोगों ने मोदी के खिलाफ मत किया और इस खिलाफ 66% का बहुमत होने के बावजूद भी 34% के मत पाने वाले मोदी जी की पार्टी सत्ता पर आसीन है। फिर दोहराया गया 2019 में मोदी जी को 37% मत मिले। इस देश की जनता ने टोटल 63% मत मोदी के विरोध में, जनता पार्टी के विरोध में, लेकिन फिर मोदी जी आसीन थे। उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है इस देश का संविधान, जिस संविधान के चलते सबसे बहुमत लेकर एक पार्टी जो सबसे बड़ी होती है उसे सत्ता सरकार करने का मौका मिलता है। आज उस संविधान के खिलवाड़ हो रहा है, वो अभी आपने सुना ही, पूरे देश देख ही रहा है। इस 63 और 66% मतों को, क्योंकि वो अलग अलग बटा हुआ था और इसीलिए अपने मनमानी तरीके से, अपने तानाशाही रवैये से पिछले 5 साल देश की सत्ता चलाने के बावजूद भी इसी अभाव में कि ये एकता न होने के कारण ये फिर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। आज इस गठबंधन का सबसे बड़ी जरूरत इस चीज के लिए पड़ी साथियों, जो 63% मतों का और जनता का जो प्रतिनिधित्व हो रहा था, उन 63% जनता को ताक पर रखकर इस देश में अनकही आपातकालीन स्थिति को पैदा कर जितने भी हमारे संवैधानिक और प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को जितने भी विपक्षी दल और नेता हैं, ऊपर के पद तक, यहाँ तक कि संवैधानिक संस्थाएं भी जो हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, यहाँ तक कि देश की न्यायपालिका और हमारे यहाँ का जो प्रचार माध्यम है, वो भी पूर्ण रूप से दबाव डालकर उसे भी अपने पक्ष में विरोधी पक्षों के विरोध में उपयोग किया जाए। जब इस चीज का एहसास माननीय राहुल गांधी जी को भली भांति हुआ कि इस देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है, संसद, वहां पर भी किसी विपक्षी दल को ना ही बोलने की अनुमति, और कोई बोलता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है। देश की जनता के, किसानों की, बेरोजगार युवकों की, हमारी पीड़ित महिलाओं की, माताओं की, इस देश के छोटे छोटे व्यापारियों की कोई भी समस्या को लेकर अगर आवाज उठाना चाहें तो वो आवाज भी दबा दी गई। और इसी को महसूस करते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर की पद यात्रा कर इस देश की जनता, जो कि पूर्ण रूप से उदासीन हो, बिना किसी उम्मीद के, दुखी और भविष्य इस देश का जहां उनको अंधकार में नजर आ रहा था, उस समय उस डरी हुई जनता के बीच में जाकर उनकी आवाज को, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की और ये कोशिश की कि उसको एक ढाढ़स बनाए, एक उम्मीद बनाए, और एक उम्मीद और ढाढ़स बनाते हुए एक आशा की किरण बनकर इन 4000 किलोमीटर से चलकर उसके बाद में 6700 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की यात्रा होने उद्देश्य मात्र था कि इस देश की जनता को एक आशा और उम्मीद के साथ जिस संविधान को पूर्ण रूप से
खत्म करते हुए देख रहे हैं, जिस लोकतंत्र को पूर्ण रूप से कमजोर करते हुए देख रहे हैं और लोकतंत्र और संविधान की मजाक उड़ाते हुए जो वैचारिक ताकतें, जो शक्तियां, जो गोडसे के रूप में गांधी जी के विचारधारा के पीछे इस देश में हमें दो ही शक्तियों का मुकाबला और आज भी की, एक है गांधी की विचारधारा, एक है गोडसे की विचारधारा। और इन विचारधाराओं को लेकर अभी तक संघर्ष होता आया, लेकिन इस तरीके के तानाशाही रवैये से जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और देश के महान बुद्धिजीवियों ने मिलकर दुनिया के एक सबसे सुंदर संविधान के रूप में पेश किया है, जिसे लोग पूरी दुनिया जानती है, उस संविधान को भी दरकिनार कर उसको आज बदलने की बात कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र के चलते देश में फुलवारी के समान, एक बगीचे के समान हर जाति धर्म रंग के लोग एक साथ मिलकर एक भाईचारे के साथ रहते हैं, उसे अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 वर्षों में सिर्फ वैमनस्य और जहर फैलाकर एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाकर और अपनी विफलताओं, ऊपर से लोगों का ध्यान ना जाए, और राहुल गांधी जी जो प्रश्न उनसे बार बार पूछते हैं उसने लोगों को निराश किया है, मायूस किया है और जनता उसका अब जवाब 10 साल बाद देगी 2024 में। मैं एक लाइन में बात और कहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने मुख्यमंत्री हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब को कट्टर ईमानदार हैं, उनको हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से जेल में डाला है, उसका जनता जेल का जवाब वोट से देगी, महंगाई का जवाब वोट से देगी, किसानों के साथ वादा खिलाफी का जवाब वोट से देगी। हमारा नौजवान जो आज दर दर की ठोकर खा रहा है वो वोट से देगी। ये सारे लोग जिस तरीके से हवा चल रही है, आज हवा चल रही है मोदी जी के खिलाफ कि लोग मोहताज हैं, चाहे किसान हो, युवा हो, हमारी माता बहनें हो, जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है आप देख लीजिए, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, और मणिपुर में तो नंगनाच मचा के रख दिया। उसके बाद ये लोग उस पर किसी भी शब्द पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी स्मृति ईरानी जी, हमारे मोदी जी कहते थे कि भैया जब 400 का सिलेंडर था, कहते थे भाई सिलेंडर को नमस्कार करके वोट देने जाना। आज उनको शायद होश नहीं है, बेहोश है क्या? जब सिलेंडर आपने 1100 पे पहुंचा दिया तो आप कभी नहीं कहते हैं कि भाई सिलेंडर को नमस्कार करके वोट देने जाना। मैं अपनी बात बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे वरिष्ठ सभी कुत्तागण मौजूद हैं, इसी की अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताओं ने कहा और मैं भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी जहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत है वो दिला तक कि हमें लिख के दे रहे हैं कि कहाँ पर कितनी बसें चाहिए, कहाँ पर हमें 4 व्हीलर चाहिए या मोटरसाइकिलें चाहिए, जितनी भी जहाँ पर जो भी ज़रूरत है वो लिख के दे दीजिएगा सारी चीज़ें। शिविर बनाने वाले तूने कभी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात। कन्नौज इत्र और इतिहास से जुड़ा हुआ है कि कन्नौज इत्र के साथ साथ में कांग्रेस को पहचान दी। चाहे हमारा यहाँ पर आदमी सीधा दीक्षित जी रहे हो या हमारे तमाम कांग्रेस के लोग रहे हो, हमारे प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने भी यहाँ पर गंगा भैया का वोट दिया कि जिससे कन्नौज और हरदोई को जोड़ने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया। जो आज आपके शहर में मेडिकल जो बना है और कहीं ना कहीं शीला दीक्षित जी के नाम, उनके हस्बैंड के नाम से बना हुआ है, विनोद दीक्षित हॉस्पिटल, वो भी कांग्रेस में दे रहा हो, और चाहे यहाँ पर डाकखाना रहा हो, टेलीफोन या बस स्टाफ रहा हो, ये सब टोटल कांग्रेस की देन है। उसके बाद में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने कन्नौज को दूसरी पहचान देने का काम करा, चाहे मेडिकल कॉलेज हो और चाहे जितनी भी जो चीज़ें हैं कन्नौज में आती है वो समाजवादी पार्टी की देन है। बीजेपी ने ना कुछ किया था और ना आप उम्मीद करिए वो देंगे आपको। ये वो लोग हैं कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं,
ये कभी विकास की बात नहीं करते। जो आज हमारा तमाम लाखों करोड़ों की तादाद में नौजवान मारा घूम रहा है, डिग्री जला रहा है, आत्महत्या कर रहा है, फांसी लगा रहा है। और ये इस कन्नौज का जो सांसद है कि उन परिवार से मिलने भी नहीं गया कि जिन बच्चों ने फांसी लगा दी। एक इस देश का फौजी जो उसका बाप भी एक फौजी रहा है और इस देश की हिफाजत करते हुए वो रिटायर हुआ है, आज उसका बेटा वो भी फौजी है और उनके घर पर ये सांसद जी पे पहुंचते हैं और कहते हैं ये गांव खाली कर दीजिए, जमीन आप दे दीजिए अपनी, हम नहीं रहने देंगे आपको इस गांव में। और जब मैंने डीएम साहब से कहा, कप्तान साहब से मैं मिला और उनसे कहा कि यही देश के लोग हैं जो हमारे लिए, अपने देश के लिए अपने जान निछावर करने के लिए तैयार है, सरहदों पर अपनी जान दे रहा है हम सबके लिए। आज उनके परिवार की रक्षा कौन कर रहा है? डीएम साहब या तो नौकरी छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपको घेरने का काम करेंगे, हम आपको निकलने नहीं देंगे आपके ऑफिसों से। उसके बाद में उस फौजी इन लोगों ने माफी मांगी और ये कहा कि मुझसे गलती हुई है। तो किस चीज की गलती मांगेंगे? ये आज इनका बेटा अखबारों में लिख रहा है, सोशल मीडिया पर डाल रहा है कि भाई कन्नौज के लोग मुझे माफ कर दीजिए। किस बात की माफी मांग रहे हैं जब आपने गलती नहीं करी? आप तहसील में घुस एक एससी परिवार के तहसीलदार को उसमें घर में घुस मारते हैं आप उसको, आप माफी मांगते? आप थाने में घुस गए, उसकी चौक घुस गए, थानेदार को मारा जाता है जो हमारे एससी परिवार का है। कौन कौन सी मांगेंगे आप? एक घटिया डिग्री कॉलेज की लड़की को पेपर देके आ रही थी और उसका अपहरण हो जाता है, रात भर प्रोग्राम रहती है, किस बात की माफी मांगे? एक महादेवा गांव पड़ता है हमारे कन्नौज विधानसभा में, एक 65 साल की व्यक्ति अपहरण कर लिया जाता है, अपहरण के बाद में उसके दूसरे दिन हत्या करी जाती है और ऐसी ही निर्भर हत्या को काटा जाता है, उसके हाथों को अलग काट के डाला जाता है, पैरों को अलग काट के डाला जाता है।